हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आप सबको पता है कि नीट केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में अगर आप पीवाईक्यूज ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो उसे क्रैक करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या? सारे ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर लो एंड अंडरस्टैंड कर लो, बस सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पीवाईक्यू में क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बना रहा है लेकिन फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स बना रहा है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्लोरीन से कम है। ये ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है। अगर आप सारे ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर लें और समझ लें चीज़ों को, आयनिक कैरेक्टर को, ओवलेंट कैरेक्टर, तो आप सब इजीली डिस्कस या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इन सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम पहले ग्रुप में सारा डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद हम उस पे बेस्ड हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑक्साइड्स का, एंड एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड जो बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में डिस्कस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का एक नॉर्मल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होना चाहिए, लेकिन ग्रुप 13 में क्या हुआ, जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम पे गए उसका साइज घट गया। क्यों? क्योंकि जो गैलियम है इसके अंदर डी सबशेल इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से इसकी शील्डिंग क्या है, पुअर, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर ऐसे देखो तो ट्रेंड ये है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखो तो सबसे बड़ा साइज थैलियम का है, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर बोरॉन। बट आयनिक रेडियस में उससे भी इंटरेस्टिंग बात है, आयनिक रेडियस में अगर +3 का आयनिक रेडियस देखा जाए तो इट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बच्चों हुआ क्या, जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही सब नोबल हो गए। क्या हो गए? नोबल। अब सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने लग गए तो आयनिक रेडियस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने लग गया, नंबर ऑफ shells पे। That's why ionic radii keeps on increasing. Now let's discuss ionization energy trend. आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो वैसे आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम रेगुलरली डिक्रीज होनी चाहिए। मींस सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की होनी चाहिए, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बट ऐसा नहीं होता, बोरोन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम की ज़्यादा है। यस, काफ़ी सरप्राइजिंग है ये कि थैलियम का साइज सबसे बड़ा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी। फिर थर्ड हाईएस्ट पे कौन आ गया, गैलियम। यस, गैलियम तो आएगा भी बिकॉज इसका साइज भी एक्सेप्शनली स्मॉल हो जाता है। फिर एल्यूमिनियम एंड एट लास्ट इंडियम। इस ट्रेंड को याद रखने के दो तरीके हैं। जैसे एक तो होता है जंग जीतना, जंग को इंग्लिश में बोलते हैं बैटल, और जीतने को बोलते हैं विन, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेंगे गेन। तो बैटल गेन से पता चला, बोरोन Tl से हो गया थैलियम, गे से गैलियम, ए से एल्यूमिनियम, एन से इंडियम। एक तो ये तरीका है इसको याद रखने का। दूसरे ट्रिक इसे याद रखने का, आप डब्लू बना लो कुछ इस तरीके का। तो डब्लू में बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डब्लू बनाते वक्त आपको थैलियम का डब्लू छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन, बोरोन के बाद कौन आया, थैलियम, थैलियम के बाद कौन आया, गैलियम, गैलियम के बाद कौन आया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आया, इंडियम। समझ आया हमें डब्लू कैसे बनाना है, ठीक है। तो डब्लू बनाने की ट्रिक क्या है कि आपको इस तरीके से डब्लू थोड़ा सा छोटा रखना है, राइट। ऐसे रखेंगे तो यू कैन ईजिली ड्रॉ। तो एक डब्लू है, दूसरा बैटल गेन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी देखो क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड किसको मैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस ट्रेंड में क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की। अब पहले एक नॉर्मल बात कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लेकिन यहाँ बोरोन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, थैलियम की, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। देखो कितना रेंडमनेस है यहाँ पर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको याद रखने का तरीका है, कुछ बच्चे बैटिंग, मुझे किसी ने बैटिंग बताया है, कुछ बोलते हैं बैटल इन गली, घर गली मोहल्ले में लड़ाई हो गई, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैटल इन गली।
और उस गली की लड़ाई को अगर आप जीत गए तो जंग जीत गए, बैटल गेन, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके लिए हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ट्रेंड देखें तो नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ इन्वॉल्व होने वाली चीज़ मेटल है या नॉन मेटल। अगर हम देखें एक्सेप्ट बोरोन विच इज़ अ नॉन मेटल, ऑल आर मेटल्स। एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम का ड्यू टू स्ट्रक्चर हैज़ एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये गैलियम बड़ा फेमस भी है, हर बच्चे को पता होता है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के पास होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से याद रहेगा गैलियम लास्ट में। अगर इसको छोड़ दें तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्डिंग पे। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, कर्नल्स का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट केस है, ऐसा ही एक सेकंड केस मानते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा मेटल है, उसके साथ फिर एक बहुत बड़ा मेटल और है, और फिर यहाँ सेंटर में कर्नल्स हैं, फिर यहाँ सेंटर में कर्नल्स हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली स्मॉल। तो यानी हमें समझ आया मेटालिक बॉन्डिंग इनवर्स है साइज के, साइज बढ़ेगा मेटालिक बॉन्डिंग घटेगी। और देखो हुआ भी यही, बोरोन से हम गए कहाँ, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से थैलियम पे साइज बढ़ा, मेटालिक बॉन्डिंग वीक, इंडियम का सबसे बड़ा साइज मेटालिक बॉन्डिंग वीकेस्ट, एंड गैलियम का स्ट्रक्चर की वजह से लास्ट में। अब बोरोन का अपने लेटेस्ट स्ट्रक्चर की वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड एकदम एक्सपेक्टेड जा रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि वाई इट हैज़ नो एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्स, एंड वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स ओवर साइज, एंड साइज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। आप देखना आपको जो भी एक्सेप्शंस मिलेंगे वो हमेशा किस में मिलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में इतना एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये पॉइंट थोड़ा सा ई नॉट का बस आया नहीं है नीट में, बट फिर भी थोड़ा इसका जो ट्रेंड है स्ट्राइकिंग सा है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम जो है वो +1 से 0 में जा रहा है, तो देखो कितना हाई एसआरपी है, मतलब एल्यूमिनियम +1 में हाईली अनस्टेबल है। इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली हाईली अनस्टेबल। अब आप गैलियम की वैल्यू देखिए एट द सेम टाइम, अगर आप गैलियम को ऑब्जर्व करें तो गैलियम +1 से जब इसमें जा रहा है तो माइनस, इसका मतलब गैलियम का +1 हाईली हाईली स्टेबल है। बोलो आपको ये बात समझ आ रही है कि कैसे मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि गैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मीन्स इट हैज़ वेरी 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 लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बट एल्यूमिनियम +1 ईजिली इमीडिएटली चाह रहा है मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लूँ, क्यों, क्योंकि उसका SRP वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है इंडियम और थैलियम के लिए। अगर हम देखें इंडियम और थैलियम का साइज़ बहुत बड़ा है, एंड एज पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी SRP वैल्यू कम होनी चाहिए। बट देखिए इंडियम एंड थैलियम, इंडियम का SRP वैल्यू ज़्यादा है, थैलियम का SRP वैल्यू कम, मीन्स थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो ये कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेल एल्यूमिनियम का +1 ऊपर क्लियरली शो कर रहा है अनस्टेबल है, नीचे यहाँ शो हो रहा है कि थैलियम का +1 स्टेबल है। अब ये किससे कनेक्ट हो रहा है, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जाके कनेक्ट हो रहा है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट से। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जो एस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, जैसे ये मान लेते हैं थोड़ा क्लोज है एस और ये थोड़ा दूर है पी। एस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस इन्हें बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है, जिसकी वजह से इनका रिएक्शन में जाना ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझिए, लेट से ये बाहर पी सब शेल है, अंदर एस सब शेल है, न्यूक्लियस का होल्ड एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसका रिएक्शन में जाना मुश्किल हो रहा है। अब जब एस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते
तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है, जैसे यही है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और उसके बाद आता है थैलियम। अगर आप इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, NH2NP1 होती है। और अगर बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब की टेंडेंसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, जैसे हायर एलिमेंट होते हैं, हायर मतलब हैवियर, जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, गैलियम आते ही डी सबशेल ऐड हो जाता है, इंडियम और थैलियम में डी एंड एफ दोनों का एडिशन हो जाता है। एक तरफ डी है, एक तरफ डी एंड एफ है, और ये दोनों किस लिए फेमस है, बिल्कुल सही, दोनों फेमस है किसके लिए, फॉर ओनली पुअर शील्डिंग। मतलब ये बचा नहीं सकते हैं, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। किस पे होता है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, तो दिस इम्पैक्ट इज़ वेरी हाई फॉर NH2 इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से होता क्या है, अब ऑब्वियस है क्लास में टीचर का कंट्रोल आगे के बच्चे पे इतना ज़्यादा है कि वो निकल ही नहीं सकता। तो ऐसे ही मान लो ये न्यूक्लियस इज़ अ टीचर और ये एस सबशेल इलेक्ट्रॉन इज़ आगे का बच्चा, लेकिन ये जो पीछे का बच्चा है इस पर टीचर का कंट्रोल थोड़ा कम है, ये ईजिली चला जाता है। तो क्या होता है, +1 की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो टॉप टू बॉटम, हमेशा जब भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। यानी वी कैन से थैलियम +3 होगा, इट हैज़ वेरी वेरी हाई टेंडेंसी टू गेट इनटू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। SRP वैल्यू भी सपोर्ट करता है कि थैलियम +1 इज़ वेरी स्टेबल। जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो थैलियम +3 इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस वी कैन से थैलियम +1 इज़ मोर स्टेबल। थैलियम +1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन थैलियम +3। व्हाट इज़ द रीज़न, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब जैसे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोरोन फैमिली की आती है वो ये बताती है कि केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ओवर आयनाइजेशन एनर्जी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिपेंड्स ओवर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1 और +3। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो BF3, BCl3, BBr3, BI3। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको उसका डिटेल चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, सर मुझे इसका डिटेल चाहिए, इसका डिटेल चाहिए। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमाइज इफेक्ट आए। तो यहाँ पे सीधे क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी एक्सपेक्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये होना चाहिए। अब दिमाग में ध्यान रख लो, यहाँ एक्सपेक्टेशन से एकदम उल्टा है। यहाँ पर BF3 लीस्ट एसिडिक है, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI3। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, यहाँ मैं सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों। तो बैक बॉन्डिंग इज़ द रीज़न। लेकिन एक और चीज़, BI3 बैक बॉन्डिंग शो ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे तो सर ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने ये फेल हो गया, नहीं नहीं बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ, जस्ट एक्सेप्ट दिस। अगर हम यहाँ छोड़ दें तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है। मतलब अगर आपसे सेम हैलाइड्स में पूछ लें, मतलब BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो इन दैट केस यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो डेफिनेटली लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, दैट इज़ द लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये अपने लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं कि हेलाइड्स क्या है सेम, और यहाँ पे क्या है, हेलाइड्स डिफरेंट है। हेलाइड्स डिफरेंट है तो बैक बॉन्डिंग का डिस्कशन होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है।
तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। नाउ अब उसके बाद आगे आते हैं ग्रुप 14 के ट्रेंड्स को फटाफट ऑब्जर्व कर लेते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होंगी बच्चों, जैसे कार्बन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2, तो डेफिनेटली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लेकिन जैसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा एस शेल के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा, तो +2 शो करेंगे। ज़्यादा स्टेबल +2 कौन से होंगे? लोअर वाले। तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। तो अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये टिन का +4 ज़्यादा स्टेबल होता है, लेड का +2 ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसपे ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन PYQ में है कि Sn+2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? क्योंकि Sn2 कोशिश करता है कि वो किस में चला जाए? Sn4 में चला जाए। हाँ, अब Pb क्या है? Pb जो है वो +4 में खुश नहीं है, लेकिन वो किस में जाना चाहता है? +2 में। Pb +2 में क्यों जाना चाहता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टिन +2 में खुश नहीं है, Pb +4 में खुश नहीं है, तो Pb जाना चाहता है +2 में, खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टिन जाएगा +4 में, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद दूसरा कैसे करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ ट्रेंड्स, अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या कोई एक्सेप्शन है? टॉप टू बॉटम हमारी एक्सपेक्टेशन है साइज का इंक्रीज होना, इंक्रीज हो रहा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वी आर हैप्पी, कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड नहीं है। आयनिक रेडियाई, अब ऑब्वियस है आयनिक रेडियाई का डिस्कशन करें तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन इतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इतनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है कि इनके आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। यस, ठीक है, तो कार्बन और सिलिकॉन के लिए आयनिक रेडियाई मेंशन ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो जर्मेनियम, टिन, लेड, बट अगेन कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वी विड बी हैप्पी। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। एक्सपेक्टेड ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रेगुलरली, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये एक्सेप्शन आ गया। लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम से कम। तो एक्सेप्शन वाले को हम हाईलाइट कर देते हैं पिंक से, आयनाइजेशन एनर्जी हैज़ एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा इंपॉर्टेंट है। देखो दिमाग में रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो घटेगी या बढ़ेगी, बट यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहा है। क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो अभी जेई ने ये क्वेश्चन पूछा है 25 में कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बट आंसर इज कांस्टेंट, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी देखें तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हम देखें जर्मेनियम, टिन, लेड आर मेटल्स। ध्यान से सुनना, यहाँ मैं बोलने की स्पीड कम कर रहा हूँ, ये मेटल्स हैं। मेटल्स का साइज बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। ये नॉन मेटल होते हुए तो फिर तो वीक होने चाहिए सर, कार्बन और सिलिकॉन, इनको क्यों आगे लिख दिया? क्योंकि इसमें तो वैन डर वाल फोर्स होता है। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है, कार्बन और सिलिकॉन के साथ ये दोनों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन तो फेमस है डायमंड, दैट्स वाई कार्बन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, फिर एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज़ हायर देन टिन, लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज़्यादा हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट इज़, देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ट्रेंड देखें यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का है, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड। सर डायमंड कहाँ गया? कार्बन, तो डायमंड कैन नॉट बी बॉइल्ड, ठीक है, अभी तक तो कुछ पता नहीं है लोगों को इसके बारे में, इसलिए एनसीईआरटी ने इस ट्रेंड को मेंशन नहीं किया है, राइट। अब ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स में हमें ध्यान रखना है क्या कि कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड्स, ये होते हैं एसिडिक। क्या होंगे ये? एसिडिक होंगे। उसके बाद लेड के जो ऑक्साइड्स हैं या डाइऑक्साइड्स या ट्राई मोनोऑक्साइड्स, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। देखो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, लेड मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड,
टिन मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक होते हैं, जिसके लिए बहुत फेमस निमोनिक है जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग। तो पंजाबी सॉन्ग, दिस इज़ पंजाबी, दिस इज़ सॉन्ग। तो ये पंजाबी सॉन्ग चाहे मोनो फॉर्म में हो या डाई फॉर्म में हो, एम्फोटेरिक होता है। नाउ एयर में, नाइट्रोजन में, एयर में दो ही तो चीज़ होती है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। नाउ अब हम इन्हीं ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी रिएक्शन देखते हैं वाटर से। ऑब्वियसली कार्बन, कार्बन किससे रिएक्ट करता है? ना तो ठंडे पानी से ना गर्म पानी से। एनसीईआरटी का कहना है कि जर्मेनियम स्टीम से रिएक्ट कर जाता है, बट वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी देता है? टिन की। अब एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है? सिर्फ और सिर्फ टिन की रिएक्शन मेंशन की हुई है। तो दिस इज एनसीईआरटी, ओके। बट वैसे ऐसा कहा जाता है कि सारे एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। वैसे भी आपको पता है हाइड्रोजन, वैसे अब हाइड्रोजन चैप्टर हट गया है कि कार्बन जब स्टीम से रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ओके। बट ठीक है, बट एनसीईआरटी ने बोला टिन को स्टीम से रिएक्ट करके, तो ये रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हो गए। नाउ अब उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है क्या, कि लेड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके बनाता है लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड की तरह होती है, मतलब ये प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। प्रोटेक्टिव मतलब इसको ऐसे समझिए कि वो लेयर हट ही नहीं रही। कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि लेट्स से वी हैव अ मेटल, और उस मेटल के का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके ऊपर बन गया मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो है कोई उसको फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अब ब्रेक नहीं हो पा रहा तो अंदर वाला मेटल क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया। अब इस वाली चेन को तोड़ो तो आप अंदर आओ, तो मेटल क्या हो गया? प्रोटेक्टिव। तो एल्युमिनियम का मेटल जो ऑक्साइड होता है वो इनर्ट होता है, कोई भी मेटल या कोई भी एयर में प्रेजेंट गैसेस उसको कोरोड नहीं कर पाते। ऐसे ही लेड भी है। हेलोजन, अब जो ये ई मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 14 मतलब, तो ग्रुप 14 में कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ऑब्वियसली ये सब रिएक्ट करते हैं हेलोजन से, टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं और डाई हैलाइड्स। तो अब हमें पता है कि टिन के चांसेस हैं टेट्रा बनाने के और लेड के चांसेस हैं डाई बनाने के। अब इसके में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन जब CCl4 बनाता है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, सिलिकॉन जो CCl4 बनाता है वाटर से रिएक्ट कर जाता है। और मुझे क्लास में हर बच्चा आंसर दे देता है वाई कार्बन हैज़ नो डी ऑर्बिटल, कोई वैकेंट मतलब 3D ऑर्बिटल है ही नहीं, बट सिलिकॉन हैज़ वैकेंट 3D ऑर्बिटल वेयर इट कैन, जहाँ ये क्या करेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में सिलिकॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स वाई इट रिएक्ट। वाटर जब टूट जाता है, वाटर मतलब हाइड्रो, ब्रेक होने को मुश्किल भाषा में केमिस्ट्री में लिसिस कहा जाता है, तो हाइड्रोलिसिस हो गया। अब ट्रेंड का डिस्कशन करते हैं ग्रुप 15। देखो ग्रुप्स बदल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड अब आप मैच करते जा रहे होगे। कैसे? नाइट्रोजन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, यानी नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट टॉप टू बॉटम D और F सबशेल आने की वजह से क्या हुआ? S सबशेल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से S शेल के इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम हो गया। अब कम हो गया तो क्या हुआ? +3 की स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस। नाउ अमोनिया की स्मेल होती है अमोनिकल, टॉयलेट्स में जो स्मेल आती है दैट इज अमोनिया, और फॉस्फीन की स्मेल होती है रॉटन फिश स्मेल, ठीक है। अब ग्रुप 15 एलिमेंट में एक और अच्छी खास बात है क्या? दे हैव हाफ फिल्ड पी सबशेल। इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यानी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन इन गेन इंथैल्पी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है, या क्लोज टू ज़ीरो। अब ये एनसीईआरटी के ट्रेंड्स देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, खुश हो गए हम। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली नॉर्मल डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इससे अच्छी क्या बात है कि एक्सेप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है
कि एंटीमनी एंड बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का होना चाहिए था, फिर उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का है, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड, बट इसकी मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है। फिर एंटीमनी, वो भी मेटल है, देन बिस्मथ, ये भी मेटल है। अब ध्यान से देखो, मेटल में हम क्या देखते हैं, मेटल में वी ऑब्जर्व फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कर्नल्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं। और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो क्या हुआ, बिस्मथ का साइज़ बड़ा होगा, एंटीमनी का साइज़ छोटा होगा, और हो सकता है आर्सेनिक का साइज़ सबसे छोटा हो। तो आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, आर्सेनिक से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना चालू होगा। दैट्स वाई ट्रेंड ऐसे है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। देखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब metallic bonding is stronger than van der Waals force. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Non-metals have what? बताओ, non-metals में क्या होता है? Yes, non-metals have van der Waals forces. कौन से forces होते हैं? van der Waals. अब अगर van der Waals forces हैं तो van der Waals force किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अब साइज किसका ज़्यादा है? डेफिनेटली फॉस्फोरस का, इसलिए फॉस्फोरस आगे आ गया। मतलब मैं बच्चों से पूछता क्या हूँ, कहता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो आप पहले पूछो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखना है। वो अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी पे, जो कि साइज़ के इन्वर्स है। अगर वो नॉन मेटल है यानी कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो डिपेंड करेगा वैन डर वाल फोर्स पे, जो साइज़ के डायरेक्ट है। अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कोवेलेंट मतलब नॉन मेटल भी आ जाएगा, अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, जो साइज़ के इन्वर्स है। यानी ध्यान रखना कि अगर मेरे से पूछा जाए नाइट्रोजन या उससे पूछा जाए वाटर, दोनों को मैं सेम कैटेगरी में रखने वाला हूँ। मतलब नाइट्रोजन हो या वाटर या HCl, सभी में वैन डर वाल फोर्स होगा जो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो ये हमारा ट्रेंड, यानी कि वी आर गेटिंग टू एक्सेप्शनल ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रुप 13 के बाद 15 में एक्सेप्शंस हैं। अब नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर किस वजह से है? नाइट्रोजन इज डायटोमिक। अब नाइट्रोजन इतना छोटा है, कैन ईजिली फॉर्म पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन डायटोमिक है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनर्ट है। इसलिए मार्केट वाले क्या करते हैं, लेज के अंदर नाइट्रोजन गैस बेच देते हैं हमें 40 रुपये में, लेकिन नाइट्रोजन गैस का तुम क्या करोगे लेज में, इसलिए वो नाइट्रोजन के साथ थोड़े से चिप्स भी डाल देते हैं, वेफर्स, राइट। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ओपन चेन। आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स देखिए, ओपन है, फॉस्फोरस के क्लोज्ड हैं। वाई? क्योंकि फॉस्फोरस प्रेफर करता है सिग्मा बॉन्ड बनाना, लेकिन नाइट्रोजन प्रेफर करता है पाई बॉन्ड बनाना। इसीलिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ओपन होते हैं और फॉस्फोरस के क्लोज्ड। नाउ अब हाइड्राइड्स, ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्राइड्स का। तो अगर हम हाइड्राइड्स का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्राइड्स की घटती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ तक जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक, तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब अगर बॉन्ड इजीली टूट गया, राइट, अगर बॉन्ड इजीली टूट गया तो व्हाट वी कैन से कि थर्मली अनस्टेबल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी? डिक्रीज इन बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी घटने का क्या रीज़न है?
इसका रीज़न है इंक्रीज इन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिक्रीज, इसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, वीक। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड रेगुलर क्या होगा, यू कैन से रेगुलर इंक्रीज। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अमोनिया हटा दूं तो आप दोनों ट्रेंड देखो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। फॉस्फीन आर्सिन इजबिटीन बिस्मथिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज, फॉस्फीन आर्सिन इजबिटीन बिस्मथिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज। लेकिन ये अमोनिया एक्सेप्शन क्यों दे रहा है? अरे ये तो तुम्हें पता है, अमोनिया, HF, वाटर, तीन चीज़ देखते ही दुनिया में एक ही चीज़ सीखी, क्या, फ़ोन। जहाँ देखा फ़ोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे दिख गया कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओहो, यानी अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा है, राइट। लेकिन फिर बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है, बॉइलिंग पॉइंट बीच में क्यों है? क्योंकि जब अमोनिया होता है लिक्विड स्टेट में तो फ्रीली घूम रहा होता है, कहता है कि मैं ऐसे रहूँगा, फिर कहता है नहीं नहीं अब मैं ऐसे रहूँगा, कभी इधर कभी उधर। तो लोन पेयर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो ऐसे याद रखो, बी अगर हम देखें सिर्फ अमोनिया को हटा दो तो हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे आगे आया है और बॉइलिंग पॉइंट में बीच में आया है, दो इधर दो इधर। तो कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम में, इसके लिए याद रखेंगे बी से बॉइलिंग पॉइंट, बी से बीच में, यानी बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया कहाँ से आ गया, बीच में, बिटवीन, राइट। बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम रेगुलरली डिक्रीज, वाई, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, करेक्ट। अब आते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 में एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज टॉप टू बॉटम, मेनली ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, अच्छी बात है। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सेलेनियम, टेल्यूरियम, ऑक्सीजन की सबसे कम। बताओ, ऑक्सीजन फेमस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके घर में छोटा सा घर है और इस छोटे से घर में 3 लोन पेयर्स हैं, वो कहते हैं किसी और को नहीं आने देंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव होती है। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि -100 से -100 इज ग्रेटर देन -200। नाउ लेट्स ऑब्जर्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली डिक्रीज, मैं तो हैप्पी हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, 5 स्टार मतलब देखते ही खा जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। डू यू वांट रीजंस आल्सो, क्या आपको रीज़न भी चाहिए कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों है कम? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और 3 लोन पेयर हैं। इतना ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन है कि ये स्ट्रेस्ड है ये बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इन दोस्तों के बीच में आपस में थोड़ा मन मुटाव इतना ज़्यादा है कि ये बॉन्डिंग स्ट्रेस्ड है, कोई आके ज़रा सा लड़ाई कर भड़का दे बॉन्ड टूट जाता है। तो क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल डिपेंड्स ऑन किस, व्हाट, वैंडरवाल फोर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, साइज। बॉइलिंग पॉइंट वो भी रेगुलरली डिक्रीज, वी आर हैप्पी। डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डायटॉमिक है, सल्फर ऑक्टाटॉमिक है, ये पता होना चाहिए। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन डायटॉमिक, सल्फर ऑक्टाटॉमिक। ऑक्सीजन O2 सल्फर एसिड, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है, पी पाई बॉन्ड बना लेगा, सल्फर बड़ा है, पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब अगला असर्शन रीजनिंग, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है तो उसकी वजह से साइज़ छोटा है, वीक वैंडर वॉल फोर्स। भाई O2 ये रहा, कितने ऐसे 2 मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं, वीक वैंडर वॉल फोर्स। लेकिन सल्फर देखो, पकड़ रिंग या क्राउन शेप है, इतने बड़े बड़े 2 मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत ज़्यादा वैंडर वॉल फोर्स होगा, इसलिए सल्फर क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट, ऐसा क्यों है
कि ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और O2 और F2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं क्या बोलूँ, ऑक्सीजन फ्लोराइड या फ्लोरीन ऑक्साइड? तो रूल कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी को साथ आइड लगा दो। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो OF2 एंड O2F2 इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फ्लोराइड नॉट ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन -2 शो करता है लेकिन फ्लोराइड्स के साथ +1 एंड +2। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी और एलिमेंट के उसकी नहीं है अदर देन फ्लोरीन की कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, इसलिए ऑक्सीजन +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है। तो क्या ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि O2F2 and OF2 are called as fluoride of oxygen बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर, ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या पूरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ ये दुख है कि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है जिसकी वजह से अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। प्लस ऑक्सीजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोजन अपनी मैक्सिमम 3 कोवेलेंसी, हालांकि थ्योरेटिकली 4 पॉसिबल है बट ये थ्योरी है, कंजेक्चर। तो ऑक्सीजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 3। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाटर न्यूट्रल है, H2S सॉलिड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एक पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमेंट ग्रुप के होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर एलिमेंट पीरियड के होते हैं, किसके? पीरियड के, तो फिर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहाँ तो बात किसकी हो रही है? ग्रुप की। तो किस पे बात होगी? साइज पे। नाउ फिर हम देखें, ऑक्सीजन इज गैस, बाकी सब सॉलिड है। सेम रीज़न, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है एंड हैज़ वीक वैंडरवॉल फोर्स। सेम, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जो कॉन्सेप्ट अब मैं रिपीट क्यों करवा रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया वहाँ पे कि ये ऑक्सीजन डायटोमिक है, फिर यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा दिमाग में एब्जॉर्ब होने लगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है या लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का घर छोटा है। इस छोटे से साइज में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस नहीं है। अब हाइड्राइड्स का डिस्कशन करते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट के। तो 16 एंड 17 के हाइड्राइड्स दोनों का डिस्कशन कर लेंगे, जो एक्सेप्शन होगा वो बात कर लेंगे। अब एक नॉर्मल ट्रेंड देखते हैं कि OH और SH और SEH और TH, टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड हो गया वीक। तो बॉन्ड इजीली कौन सा टूटेगा? टेल्यूरियम। यानी बॉन्ड एनर्जी रेगुलर डिक्रीज, बहुत अच्छी बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं। जब बॉन्ड इजीली टूट सकता है तो जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जो सबसे लेट टूटेगा। तो वाटर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। वाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, their bond length increase and becomes weak. करेक्ट। नाउ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। वाह, यानी कंसेप्चुअल फेलियर नहीं है, रेगुलर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। बहुत खुश हुआ मैं इस बात से। अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं सॉरी, सब के बीच में वैंडरवाल फोर्स है। लेकिन वैंडरवाल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैंडरवाल फोर्स भी बढ़ना चाहिए एंड ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। मैंने देखा अगर वाटर को हटा दें तो सब सही जा रहा है, यानी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाटर का हाईएस्ट है। वाई? वेरी सिंपल, बिकॉज वाटर कैन शो हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट में भी यही ऑब्जर्व किया, रेगुलर इंक्रीज, सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो आई एम हैप्पी स्टिल कि चलो ठीक है, मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइडिया है, ये वाला एक्सेप्शन मैं संभाल लूँगा। एटलीस्ट ग्रुप 15 जैसा तो नहीं है
कि दोनों का अलग है कि मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया कहीं और आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया कहीं और आ रहा है, वो टेंशन तो नहीं है एटलीस्ट हमको, राइट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे अभी लास्ट में डिस्कस किया, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। ये वाला फैक्टर कब देखते हैं, जब एलिमेंट सेम ग्रुप के हों, तो साइज बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज। अब ग्रुप 17 एलिमेंट के हाइड्रेट्स भी साथ के साथ चेक कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ रेगुलरली इंक्रीज फॉर द सेम रीजन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। देन मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज, ये दिक्कत है। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है क्या, HF का मेल्टिंग पॉइंट HI से कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है अमोनिया के बाद यहाँ पे जो हमें याद रखना है। और देखते हैं ट्रेंड। अब ग्रुप 17 के नॉर्मल ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ग्रुप 17 एलिमेंट पे आ गए हम बातों बातों में, ठीक है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट में बहुत अच्छा ग्रुप है, कैसे हम अच्छा उसे बोलते हैं जिसमें एक्सेप्शन नहीं होता, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है। रेगुलर साइज इंक्रीज, रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रेगुलरली, बस यहाँ एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम, बट दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी chlorine, bromine, fluorine, iodine, right? What is the reason for this? Because fluorine has a small size and higher bond pair क्या लिख दिया है, ये है लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, इट इज लोन पेयर रिपल्शन, राइट। नाउ अब कुछ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर लिए जाए। ये जो हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये डायटोमिक क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे से शेयर करके डायटोमिक हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, हेलोजन्स गैसेस क्यों होते हैं, वाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर गैसेस, क्योंकि ये डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक होने की वजह से इनका साइज बड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर गैसेस। ओह, इट्स मेकिंग सेंस। नेक्स्ट, हेलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये याद रखना है। वाई, बिकॉज इनका साइज सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा कम होती है, लेस नेगेटिव, हमेशा ना ये नेगेटिव के साथ आता है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे कन्फ्यूज़न ही क्यों क्रिएट करें, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन की जहाँ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वर्ड को सिंपली रिप्लेस कर दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से। फ्लोरीन हैज़ लेस, सी मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको, फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, ठीक है, या फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो रिपल्शन है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए मना कर देता है। नेक्स्ट, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा, ये तो बड़ा पैराडॉक्स हो गया। कैसे हो गया ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर और आयनाइजेशन में एक ही फ़र्क है। ऑक्सीडेशन इज डिपेंडिंग इन डिसाइडेड इन एक्वस सोल्यूशन और आयनाइजेशन डिफाइन होता है एक्वस में, क्योंकि आयनाइजेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डाउट आता है जब दोनों ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फ़र्क क्या है, फ़र्क है आयनाइजेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्वस स्टेट। मीन्स यहाँ पर आपको 3 स्टेप इन्वॉल्व करते हो, पहले बॉन्ड तोड़ते हो फिर उसे वाटर में ऐड करते हो। अब फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, अभी पढ़ा है हमने, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई वी हैव दीज टू एनॉमली कि फ्लोरीन की टेंडेंसी हवा में यानी गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम है, लेकिन पानी में, वाटर में, एक्वस स्टेट में ज़्यादा है। वाई, बिकॉज F negative has very very high bond dissociation energy. Very interesting, very interesting observation and example. Next, halogens colored क्यों होते हैं, why halogens are colored? फ्लोरीन येलो है, ब्रोमीन रेड है, ये है वो है, वाई, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है MOT। क्या आप सबको MOT डायग्राम पता है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आपने देखा है तो देखो
वहाँ पर ऐसे एक बार ऑर्बिट 2 ऑर्बिटल्स आते हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन रीज़न तो यही है। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ऊपर, ध्यान से देखो, ये और ये, इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और वापस आता है तो जो एनर्जी एमिट होती है वो लाई करती है विजिबल रीजन में, यानी इनके बीच का जो गैप है दैट इज़ वेरी लेस। तो लो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी वजह से ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो आपने मेरे को 100 रुपीज़ दिए और मैंने कि भाई मेरे दूसरे दोस्त को 100 रुपीज़ दे देना, मैंने उसे 100 दे दिए, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन आपने मुझे 100 रुपीज़ दिए कि मेरे फ्रेंड को 100 रुपीज़ देना, मैंने 50 रख के दे दिए वापस, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, कुछ रख के वापस करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर जाता है एनर्जी गेन करके, तो ऊपर तो रह नहीं सकता, क्योंकि अहबाऊ क्या कहता है, लोअर वाला इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रह सकता ऑर्बिट, वापस आता है। वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है, और वो एमिटेड एनर्जी कहाँ लाई करती है, विजिबल रीजन में। दैट्स वाई हैलोजन्स आर कलर्ड। कलर भी याद रखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आएगा। आयोडीन गैस हैज वायलेट, ब्रोमीन हैज रेड, फ्लोरीन हैज येलो, क्लोरीन हैज ग्रीनिश येलो। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज रेगुलरली। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। देन अब ग्रुप 17 के बाद 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एक नोबल एलिमेंट है, सारा ट्रेंड रेगुलर है। बट एनसीईआरटी का ये पेज मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका पढ़ना बनता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, राइट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बोथ ये ऑक्सीडाइज करते हैं +1 से +7 में। उसके बाद देखिए, ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यानी आयोडीन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन के, ब्रोमीन का नहीं है, मतलब आयोडीन के क्लोरीन, ब्रोमीन के कम है, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ इतना बड़ा है कि उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ऑक्साइड्स बना लेते हैं। क्लोरीन का साइज़ इतना छोटा है कि उसमें थोड़ा जो क्लोरीन है उसमें उसका साइज़ ऑक्सीजन के बराबर होता है बॉन्ड में। अब ब्रोमीन बेचारा कहीं का नहीं रहा, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप कर सके। और दूसरी प्रॉब्लम ब्रोमीन के साथ क्या है कि इतना छोटा भी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का ये, हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन लोअर वंस। इसका ये कहना है कि अगर मान लेते हैं हायर ऑक्साइड्स, यानी क्लोरीन बना रहा है ClO4 Cl2O7, तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू Cl2O। समझ रहे हो बात, हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन मतलब Cl2O7 इज़ हायर ऑक्साइड, इट इज़ मोर स्टेबल देन लोअर। तो आप ऐसे कह सकते हो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसी के जस्ट नीचे मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट। अब आपको पता है कि जो ब्रोमीन का ऑक्साइड है, ध्यान से सुनना, जो ब्रोमीन का ऑक्साइड है वो लीस्ट स्टेबल है। दिस इज कॉल्ड एज मिडल रो एनोमली, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। ट्रेंड या तो होना चाहिए था आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, या होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ट्रेंड में ब्रोमीन गायब है। तो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स स्टेबल सबसे कम है, दिस इज कॉल्ड एज मिडल रो एनोमली, राइट। अब आयोडीन के ऑक्साइड्स का डिस्कशन कर लिया जाए, तो आयोडीन के ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, लेकिन I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब मेटल की तरफ रिएक्टिविटी, तो इस पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है हैलाइड्स का डिक्रीज होता है, MF, MCl, MrB, ठीक है। तो ये वाली बात हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा कोवलेंट होंगे देन लोअर ड्यू टू फजान रूल। तो अब यहाँ पे देखें SnCl4 ये सब ज़्यादा कोवलेंट है,
रीज़न वेरी क्लियर है, क्योंकि सम ऑफ फोर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई. देन व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो ये भी ध्यान रखना है, ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जहाँ पे हैलोजन आपस में कंबाइन होते हैं. अब हैलोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1, +3, +5, +7, यही बनता है. बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जब भी दो हैलोजन कंबाइन होंगे, सेंट्रल वाला जिसका नंबर कम है वो होगा छोटा, और जिसका नंबर ज़्यादा है वो होगा बड़ा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्स और एक्स डैश का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो ये पेज एनसीईआरटी में बार बार पढ़ना है, कभी इससे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने सारे डिस्कशंस कर लिए, असर्शन रीजनिंग कर लिया, एनसीईआरटी के सारे ट्रेंड्स. अब किसी चीज़ को आप और डिटेल में चाहते हो कि नहीं सर ये वाली लाइन बहुत डिटेल में बता दो, तो प्लीज़ कमेंट, हम वो भी डिस्कस करते हैं. बाकी मैं बोलूँगा कि आपको जब आप सारे ट्रेंड्स पढ़ लें तो सिर्फ अदर देन कंसेप्चुअल जो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं उनकी समरी बना लें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में ही एक्सेप्शंस हैं. और वो एक्सेप्शंस ज़्यादातर ग्रुप 13, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 17 हैं. तो ये करके आप अपना एक माइंड मैप क्रिएट करिए. सो वी एंड दीज ट्रेंड्स हेयर. कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.